5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में एक अजीब सा सन्नाटा था। सेना और सुरक्षा बल के जवान चौकस और मुस्तैद थे। पिछले कई दिनों से जो हलचल थी, पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के दलों और अलगाववादियों के जो तैश तेवर थे, उन सब की अहम तारीख थी 5 अगस्त 2019। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना को सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह जिस दिन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत की संसद में यह ऐसा ऐलान था जिसने असंभव को संभव कर दिया, जिसने तमाम पिछली सरकारों के डर को पानी कर दिया, जिसने जम्मू कश्मीर के नेताओं की धमकियों को धूल चटा दी, जिसने जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा कर दिया और इसी के साथ 35A की भी अंत्येष्टि कर दी। इसी तरह के मोदी सरकार के बेहद साहसिक और क्रांतिकारी फैसलों को आज के एपिसोड में हम देखेंगे और जानेंगे कि ज़मीन पर जो उनका असर हुआ वो क्या है। 370 का हटना आज़ाद भारत के इतिहास का वह फैसला है जिसने जम्मू कश्मीर के आम आदमी को हिंदुस्तान की व्यवस्था और विकास के साथ जोड़ा है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वह 16 आने सही है। 370 ने जम्मू कश्मीर के नेताओं और अलगाववादियों के लिए एक ऐसी शरणस्थली बना दी थी जहां वे मनमाफिक सत्ता चलाने, लूट खसोट मचाने और देश विरोधी साठगांठ करने के लिए आज़ाद थे। भारत के अंदर ही एक राज्य अलग संविधान, अलग झंडा और अलग व्यवस्था के साथ चल रहा था और उसको आर्टिकल 370 ऐसी हैसियत दे रहा था। इस 370 के हटने की आहट जैसे ही आई, घाटी के सारे नेता बेहिसाब धमकियों से भर गए और धमकियां देने लगे। उसको मिटाना चाहते हैं, समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, फंसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं।
से वो चीजें मत करो जिससे कि तुम हमारे दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म होगा। सरकार पर इन धमकियों का असर रत्ती भर नहीं पड़ा। अगर पिछली सरकारें होती तो सारा हिंदुस्तान लेकर के कांप रही होती, मगर मोदी सरकार कुछ अलग मिट्टी की। जो अलगाववादी नेता दिन रात पाकिस्तान के कलमे पढ़ा करते थे और हिंदुस्तान के खिलाफ 24 घंटे साजिश किया करते थे, उनको भारत सरकार खास मेहमान के तौर पर पालती थी। वे कभी दिल्ली आ जाएं तो खातिरदारी ऐसी होती कि तनिक भी चूक रह गई तो पता नहीं क्या हो जाए। अब इन नेताओं को देखते हैं कहीं, ये सारे के सारे या तो अपने गुनाहों के कारण अंदर हैं या फिर इन्हें इनकी औकात दिखा दी गई। 370 बीजेपी के 3 बुनियादी एजेंडे में जरूर रहा, लेकिन इसको हटाने के लिए किसी ज्वालामुखी के फूटने का जो प्रचारित भय था, मोदी सरकार ने उसको गले से ही दबा दिया। संविधान में आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर जोड़ा गया था, मगर परमानेंट से भी बड़ी हैसियत हासिल कर गया था। उसके इतिहास में जाने की आज कोई जरूरत नहीं। मसला 370 के हटने के बाद कश्मीर में हालात को समझने का है। 370 हटाने के बाद गुजरे 3.25 साल में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की क्या स्थिति रही है, घुसपैठ कितनी हुई, बढ़ी या कम हुई, आतंकी वारदात इसकी स्थिति क्या रही है, नौजवानों को नौकरियां मिली या पहले की स्थिति अब भी बनी हुई है, घाटी में निवेश आया, वहां विकास हुआ या फिर नहीं, ज़मीन बाहर के लोगों ने खरीदी। यही 6 ऐसे आधार हैं जिनके जरिए हम ये जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद हालात बेहतर हुए या पहले जैसे हैं। इसलिए अब आप आंकड़ों पर आइए। पत्थरबाजी की जो घटनाएं रही हैं, 2019 अगस्त 2019 में 370 हटा। 2019 में पत्थरबाजी घटनाएं थी 2000, 2021 में हो गई 76 और 2022 में कोई भी घटना नहीं दर्ज की गई। पत्थरबाजी की कोई भी घटना नहीं दर्ज की गई। ये स्थिति 370 के हटने के बाद आई। अब आपके सामने घुसपैठ की घटनाएं। 2019 138 घटनाएं, 2020 मात्र 51 और 2021 34। अब आप देखें किस तरीके से गिरावट आ रही है। अब आप देखिए कि आतंकी हमले 2016 से लेकर के 2019 के बीच में, यानी कि 370 के हटने से 3 साल पहले, इस दरमियान में जो आतंकी हमले हुए जम्मू कश्मीर में वो 930। जवान कितने शहीद हुए? 290 और नागरिक जो मारे गए 191। अब इन 3 साल के बजाय अब 3 साल बाद आइए, यानी अगस्त 2019 से अगस्त 2022 के बीच में, और आप देखिए कि आतंकी हमले कितने हुए? 617, कम 33% कम हो गए। जवान शहीद कितने हुए? 174 मात्र, और नागरिकों की जो मौत हुई 110। तो इन दोनों में आपको अंतर साफ साफ दिखाई पड़ेगा, 191, 110। 2019 से जून 2022 के बीच 29,806 लोगों की भर्ती हुई, नौकरी मिली है, और पब्लिक सेक्टर में लोगों की ये भर्तियां हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने कई योजनाएं भी वहां शुरू की हैं, और स्वरोजगार योजनाओं से 5,20,000 रोजगार वहां पैदा हुए हैं, यह सरकार दावा कर रही है। जो बाहरियों के लिए ज़मीन खरीदना था कि 370 हटने के बाद वो संभव हो जाएगा, वो संभव हुआ। पहले स्थानीय लोग ही खरीद सकते थे, और बाहर के लोग भी ज़मीन खरीदेंगे, और इस बार ज़मीन लोगों ने वहाँ खरीदी है। जम्मू कश्मीर में क्या निवेश हुआ? लोगों ने वहाँ पैसे लगाने की हिम्मत जुटाई। आंकड़े कहते हैं कि पिछले 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 17,000 करोड़ का ही निवेश आया था, मगर अगस्त 2019 के बाद 38,000 करोड़ का निवेश आया। इसके अलावा 58,474 करोड़ के 53 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए।
ये प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह सेक्टर्स में शुरू किए गए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में प्राइवेट और विदेशी निवेशक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया। 7 दशक में 17,000 और पिछले 2 साल के भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है दोस्तों। 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनियां आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाई भी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। कश्मीर की तरह ही इस देश में ट्रिपल तलाक का मामला था। तलाक बिद्दत यानी कि शौहर एक ही बार में तलाक 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 कहकर बीवी से पीछा छुड़ा ले, ऐसी स्थिति को भी गलत कहने से पार्टियां और नेता कोसों दूर रहते थे। कौन आफत में जान डाले? शाहबानो नाम की 62 साल की एक बुजुर्ग महिला 3 तलाक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई और कहा कि उसे अपने और अपने 5 बच्चों के लिए भरण पोषण का पैसा चाहिए शौहर से, वह भी कितना? 79 रुपये। मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट गया और अदालत ने हर स्तर पर गुजारा भत्ता देने के लिए शौहर को आदेश दिया, मगर देश के सारे मौलानाओं और उलेमाओं ने आसमान सिर पे उठा लिया। कहने लगे यह तो शरीयत के खिलाफ है, अनर्थ है, नहीं चलेगा, चाहे जो हो जाए। नतीजा, राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। फिर ट्रिपल तलाक को लेकर नया बवाल काहे का? मगर मोदी सरकार को अंदाजा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी नारकी होती जा रही है। तलाक का कारण भी जानते हैं क्या? दंग रह जाएंगे आप। अगर बीवी रूठ कर मायके चली गई तो तलाक, किसी काम से मना कर दिया तो तलाक, दहेज पूरा नहीं मिल सका या चाहिए तो तलाक, शराब पीने से रोक दिया तो तलाक, बेटा नहीं बेटी पैदा हो गई, खाने में सब्जी ठंडी मिल गई, सड़क पर 2 कदम आगे चली गई, तलाक तलाक तलाक। बाद में हालात ऐसे हो गए कि व्हाट्सएप पर, फोन पर सोती हुई पत्नी को ऐसे बोल करके तलाक दिया जाने लगा। अगर 20 करोड़ की आबादी का आधा हिस्सा इस तरह की जलालत जहालत का शिकार है और कोई सरकार नहीं सोच रही है, नरेंद्र मोदी ने सोचा ही नहीं, खत्म ही किया, तो उस कौम का भला करने वाला कौन? मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गलत कह रहे हैं? आप उन महिलाओं से कभी पूछिएगा जिनके ऊपर गुजरी है। मोदी सरकार के कानून बनाने के बाद एक ही सांस में 3 तलाक कहकर अगर कोई पिंड छुड़ाना चाहता है तो 3 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी। जमानत के लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना ही होगा। इसने स्थितियों को बहुत हद तक संभाला है। मुस्लिम बहनों की जीत है। मुस्लिम बहनें जो इतने दशकों से परेशान थी और कई सालों से ये डिमांड हो रहा था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है, कानून की सुरक्षा जो एक मुसलमान औरत को अब तक नहीं थी, वो आज मिली है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है।
देखिए, जो प्रावधान 3 साल की सज़ा का रखा गया है, तो इससे ये है कि इन काफ़ी तलाक कम हो सकते हैं। इसमें सोचा जाएगा कि भाई जो भी है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और जो भी हक है, तो इसलिए ये है कि अब महिलाएं इससे मुक्त है कि अब उनके डर उनका मेन जो था, उनका डर खत्म हो गया है इस बिल से। मुस्लिम वर्ग की महिलाएं जो है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह का एक दहशत, एक डर लगा रहता था हर वक्त कि भाई शौहर एकदम तलाक दे देगा, कोई भी वजह हो सकती है उसकी तलाक देने की, तो अब उससे उनका डर खत्म हो गया है और पुरुष वर्ग का डर जो है अब शुरू हो गया है। इसलिए हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन करते हैं। सारी महिलाओं को बहुत खुशी है इस बात की कि बिल पास हो गया है और इसमें सज़ा भी है 3 साल की, जिससे आज महिलाएं बेझिझक होकर जिएंगी। जो आदमी का डर रहता है ना तलाक दे देंगे, उससे वो फ्री हो जाएंगी। इस बात से सारी महिलाएं खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो संघर्ष किया और आज जीत महिलाओं की हुई है। 370 हटाने और ट्रिपल तलाक खत्म करने की तरह ही था प्रधानमंत्री मोदी का कैशलेस ट्रांजैक्शन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला। जो देश नोट, गड्डी, गल्ला, खजाना की परंपरा में जकड़ा हुआ हो, वहाँ यह सोच से परे था कि बिना नोट लिए दिए लोग मान जाएं कि लेन देन हो गया। तमाम बुद्धिजीवियों और शास्त्रियों ने इस पर सवाल उठाए, मगर मोदी अटल अडिग थे। नोटबंदी के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी ने जैसे यह कसम खा ली थी कि देश में काले धन को खत्म करना है और इसका एक ही रास्ता है डिजिटल ट्रांजैक्शन। एक प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लोगों को लेन देन के तरीके समझा रहा था। भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। मोबाइल फोन पर बैंकों के ऐप होते हैं, उसको डाउनलोड करिए। 6 साल पहले के इस बयान को आज उठा करके देखिए, फिर आपको अंतर समझ में आएगा। नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो फैसला नेक नियति से लिया गया और लोगों के भले के लिए लिया गया। और कैशलेस ट्रांजैक्शन जो मोदी का मिशन रहा, उसकी हालत आज की तारीख में क्या है? पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी कि मोबाइल से अलग अलग ऐप के जरिए लेन देन का डंका बज रहा है। 2022 में यूपीआई पर भारत में $1 ट्रिलियन का लेन देन। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में अब पहले नंबर पर है। दुनिया के कुल डिजिटल भुगतान का 40% भारत में हो रहा है। समझिए, सिर्फ एक आदमी जिसने कहा कि करना है या हो जाएगा, काला धन भी खत्म होगा आसानी से, और वो हुआ। वह आदमी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको कहते हैं विजन और कमिटमेंट। इस डिजिटल इंडिया का ताजा उदाहरण दिखाता हूं आपको। 5 अगस्त 2020 यह तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के कारण ऐतिहासिक बन गई। आप स्क्रीन पर वही तस्वीर देख रहे हैं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। माना जा रहा है कि 1800 करोड़ की लागत से यह मंदिर जो बन रहा है, 1000 साल तक इसको कुछ नहीं हो सकता है। भूकंप रोधी है यह मंदिर, और इस मंदिर पर शिलान्यास से 10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, नवंबर 2019। उस फैसले में अदालत ने विवादित जगह पर पूरी तरह से रामलला विराजमान का हक माना। मोदी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि जिस राम मंदिर के लिए 1990 में यूपी की मुलायम सिंह सरकार, तब वे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस सरकार ने 2 बार राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं
उसमें दोनों दफ़ा लोग मारे गए, जिसके आंकड़े आप देख रहे हैं। 1992 में विवादित ढांचा गिरा और उस ढांचे के गिरने के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। मुंबई में 1993 में दाऊद इब्राहिम गैंग ने बम धमाके करवाए, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। यह सब अयोध्या के नाम पर इस देश में चलता रहा। उथल पुथल, खून खराबा, तनाव, समाज एक तरीके से अजीब से अवसाद में घिरा रहा। उस अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले के बाद देश में कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। यह मोदी सरकार के चलते था और इसको कहते हैं सरकार का इकबाल। अगर सरकार चुस्त है, दुरुस्त है और उसने व्यवस्था ठीक से संभाल रखी है तो बड़े से बड़े फैसले चाहे जिस स्तर पे आते हो, खास करके देश की सबसे बड़ी अदालत के जरिए, तो उसका सम्मान समूचा देश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास जब याद करेगा तो 370, ट्रिपल तलाक, कैशलेस इंडिया, अयोध्या जैसे मामलों पर उनके बेहद साहसिक और दूरदर्शी फैसले के चलते, और यह फैसले दूर से आकाशदीप की तरह नजर आएंगे। ये फैसले देश हित में रहे हैं और आने वाले समय में नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मगर इन फैसलों के अलावा एक बड़ा कर्म जो मोदी सरकार ने किया, उसके जिक्र के बगैर यह एपिसोड पूरा नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने अपनी चुस्ती और देश के लोगों के प्रति चिंता की जो सबसे बड़ी मिसाल खड़ी की, वह कोरोना काल में देखने को मिली। 135 करोड़ का हिंदुस्तान दुनिया के बाकी देशों की तरह एक ऐसी महामारी से जूझ रहा था जिसके बारे में पहले से कभी कुछ किसी को पता ही नहीं था। अचानक हुई या आई इस महामारी के हमले ने देश को हिला कर रख दिया। सरकार ने बेहद कम समय में देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, अस्पतालों में इंतजाम को युद्ध स्तर पर मजबूत करवाया। प्रधानमंत्री मोर्चे से इस मिशन को लीड कर रहे थे, खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहे थे, वहां का दौरा कर रहे थे।